विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की इस विकास यात्रा में हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसमें हमने बहुत से कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा कि किस तरह से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, जिसे हमने लेक्चर के दौरान चार्ज के माध्यम से भी डिनोट किया। कई बारी डेफिनेशन के माध्यम से जाएंगे, वो चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। हमने उसमें ये भी समझा कि किस तरह से सर्किट कंप्लीट होना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसी सर्किट को आप ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि ऑफ़ कर सकते हैं, या ऑन भी कर सकते हैं स्विच के माध्यम से। हमने आपको स्विच का कंसेप्ट भी अच्छे से समझाया। सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज एक कदम और आगे बढ़ना है। आज हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। कल हमने एक ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से सिद्धांत हैं, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को गुजार दो तो मैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह देते हैं उनको। ऐसे सिद्धांतों को आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ना है सुखनिदान। उसके लिए आज हमें मैग्नेट पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा, इसलिए हम उसे पढ़ रहे हैं। ओके, चैप्टर का नाम भी देखिए 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही है, फन विद मैग्नेट्स। मजे लेना है। सिमी, ये किताब का कौन सा चैप्टर है? आज आप ज़्यादा अवेकेंड और एनलाइटेंड है, क्योंकि कल आपको टोका गया था। दिस इज़ गुड सिम्टम। ये 6th क्लास NCERT साइंस की किताब का 13वां चैप्टर है। हम साइंस की किताब के फिज़िक्स के सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। हमारे मुताबिक हमारे लेक्चर्स के तहत ये चैप्टर 4था है, फन विद मैग्नेट्स। और इसके तहत हम पहले टॉपिक के साथ डील करेंगे, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ये कैसे हुए? जैसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मैग्नेट्स की गतिविधियों को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंटली आप ऐसे देखें तो फ्रिज का डोर बंद हो जाना, आप थोड़ी दूरी तक उसे लेकर के जाते हैं, बाकी भी वो खुद ही बंद हो जाता है। शायद वहाँ पर मैग्नेट काम कर रहा है। आपके मोबाइल के कवर्स, आप मोबाइल के कवर में मोबाइल डालते हो, उसका जो फ्लैप है वो खुद ही बंद हो जाता है। ख़ास तौर पर आप जो हैंडल जो बैग लेकर के जा रहे हैं, उसका जो फ्लैप है, बटन्स तो हैं लेकिन जैसे ही वो क्लोज जाते हैं खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इससे लेकर के आप अक्सर देखेंगे कि आपके मोहल्ले में या किसी बड़े से डंप यार्ड में कुछ बच्चे, हालांकि ये गलत गतिविधि है, यहाँ पर एक सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन भी खड़ा होता है देश के नाम पर फिर भी कुछ बच्चे, औरतें और कई बार कुछ मर्द भी डंडे के आगे गोलाई सी काली चीज़ लपेट करके वहाँ पर कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तो उनके उस हैवी ब्लैक आर्टिकल के साथ बहुत सी चीज़ें चिपकी रहती हैं, तो वो कूड़े में से लोहे की चीज़ें निकाल रहे हैं डंडे के साथ मैग्नेट को चिपका करके शायद। तो इस तरह से भी आपको मैग्नेट दिखता है। कई बार आप देखेंगे पुलिस स्टेशंस के बाहर या बड़े बड़े वेस्ट यार्ड में जहाँ पर स्क्रैप पड़ा रहता है, क्रेन रहेगी, क्रेन के आगे बहुत क्रेन की नेक के साथ, संगल के साथ, चेन के साथ बहुत बड़ा काले रंग का कोई मटेरियल टैग किया रहेगा। उसके तहत वो जहाँ पर भी जा रहा है, बड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ें वो उठा पा रहा है। पूरी चर्चा के दौरान ये समझ में आया कि जैसे लोहा महत्वपूर्ण था, और दूसरा ये समझ में आया कि जो मटेरियल जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसे मैंने मैग्नेट कहा, उसमें शक्ति है चीज़ों को आकर्षित करने की। चाहे वो मोबाइल कवर का फ्लैप बंद होना हो, चाहे हैंड हेल्ड बैग की बात हो, उसका फ्लैप बंद करना हो, चाहे कूड़े में से वो सारी लोहे की चीज़ें ढूंढ निकालने की बात हो, और चाहे फिर उस क्रेन के द्वारा हैवी आर्टिकल्स को, आइटम्स को लिफ्ट करने की बात हो। कंसेप्ट ये नज़र आता है कि जैसा कुछ लोहे जैसा है। मोबाइल फ़ोन के साथ चुंबक ना इस्तेमाल किया जाए, या जहाँ चुंबक है वहाँ मोबाइल फ़ोन ना रखा जाए, ट्रांजिस्टर ना रखा जाए, स्टीरियो ना रखा जाए, CD प्लेयर ना रखा जाए, या CDs यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क उसकी रेंज में ना रखी जाए, उसके साथ जोड़ के ना रखी जाए, ये भी सुझाव दिए जाते हैं। बहुत से आज की डेट में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनमें मैग्नेट्स का यूज़ होता है बड़े पैमाने पर, तो इनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। उसी मैग्नेट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे। डिस्कवरी कैसे हुई होगी? देखिए, एक कहानी ये है कि पुराने समय, प्राचीन काल में जो ग्रीस हुआ करता था, ग्रीस की राजधानी बताएंगे अनुरीत? एथेंस। वेरी गुड। और अभी अभी कुछ जापान के टोक्यो में हुआ है, वो क्या हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? ग्रीस में। इसके नाम से कुछ वहाँ पर है, कोई माउंटेन है, कोई माउंट ओलंपस करके कुछ है, महत्वपूर्ण है इतिहास में, उसकी कहानी महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? ओलंपिक्स और उसके तहत मशाल, ओलंपिक्स की मशाल, उसे लेके दौड़ना, एक दिशा में चलना, इसकी कैसे ज़माने में महत्व था ग्रीस के इतिहास में। मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है। ओके, उसी ग्रीस की बात कर रहा हूँ जो कहाँ है?
यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट में। ग्रीस कहाँ है? यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट में। मेडिटेरेनियन सी नाम का एक सी है उसके नॉर्थ में, और यूरोप के साउथ में, जिसकी राजधानी एथेंस है। तो उसी एंशियंट पीरियड में उस ग्रीस में वो वहाँ पर अक्सर क्या रहता है कि घास के मैदान रहते हैं, ठंडे क्षेत्र रहते हैं, तो पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों पर एक शेफर्ड, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। तो उस ज़माने में क्या होता था, वो आज भी होता है, आप अक्सर चरवाहे देखेंगे तो एक लठ लेकर के चलते हैं, और उस लठ का मुंह जो है वो लठ बैम्बू की रहती है, किसी और मटेरियल की, वो क्रैक ना हो जाए तो इसलिए उसे रैप कर देते हैं किसी मटेरियल से। कई बार एल्यूमिनियम से रैप करते हैं, कई बार लोहे से। अमीर लोगों की जो छड़ी रहती है सोने से भी रैप की होती है ना, तभी कहते हैं ना सोने की छड़ी मारता है चक। तो इस तरह से, तो इसलिए कहा था भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लाठी लेकर के चलने का काम रहा करता था पहले ज़माने में। तो वो इस तरह की एक छड़ी से, एक लठ से जयदीप भेड़ों को चराता था, ऐसे कर करके। एक दिन चराते हुए वो एक पर्वत के पास पहुंचा, वहाँ पर उसने वो लठ उस पर्वत के पास जब की तो उससे वो लठ छुड़ाई नहीं जा रही थी, उसको बड़ी मुश्किल हुई छुड़ाने में, या फिर उसने छुड़वा ली। ऐसा लगा उस पहाड़ का जो मटेरियल है उस लठ को अट्रैक्ट कर रहा था। असल में वो जो लकड़ी की लठ के आगे जो मटेरियल लगा हुआ था वो शायद आयरन का था, और उस आयरन की प्लेट को वो माउंटेन अपने साथ बाउंड किए हुए था, छोड़ नहीं रहा था। क्योंकि इस पर्सन का नाम मैग्नेस था, इस शेफर्ड का नाम मैग्नेस था, इसलिए फिर उस पर्वत के तहत जो मटेरियल है उसे नाम मैग्नेटाइट दे दिया गया। मैग्नेस इसका नाम था, और वो जो मटेरियल इसकी लठ को हरप्रीत अपनी तरफ जोड़ के अट्रैक्ट करके रख रहा था, तो उस पर्वत को नाम, क्योंकि उस पर्वत के अंदर वो रॉक्स हैं, वो मटेरियल्स हैं जो अट्रैक्ट कर रही थी इसकी रॉड को, जिसके वुडन रॉड जिसके आगे की आयरन की लेयर लगी होगी, तो वो रॉक जिसका कि मटेरियल अट्रैक्ट करता है मैग्नेस के नाम पर, उसे नाम मैग्नेटाइट दे दिया गया। ओके, तो मैग्नेटाइट रॉक्स आज की डेट में आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है। मैग्नेटाइट रॉक्स जिनमें आयरन कंटेंट होता है। तो कोई भी सर्टेन टाइप का एक मटेरियल, हम ऐसा मानते हैं, एक खास तरह का मटेरियल जो इतिहास में लंबे समय तक लोगों ने ये समझा कि उसमें आकर्षित करने की क्षमता होती है, वो मैग्नेटाइट हो जाता है, मैग्नेट हो जाता है। ओके, अब दूसरी बात, एक कहानी और है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये कोई मैग्नेस नाम का कोई शेफर्ड नहीं था, ये मैग्नीशिया नाम का एक आइलैंड था। मैग्नेशिया नाम का एक आइलैंड था। उस मैग्नेशिया नाम के आइलैंड पे जो रॉक्स पाई जाती थी उनमें अट्रैक्ट करने की क्षमता रहती थी, इसलिए ये नाम आता है मैग्नेशिया से मैग्नेटाइट, और उसी से नाम आता है मैग्नेट। तो इस तरह की दो कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन दो कहानियाँ तो हैं भाई। नाम तो हमें समझ आ गया, मैग्नेस से मैग्नेट। ओके, और मैग्नेट का क्या मतलब है? सिंपल सी कहानी यहाँ पर लिखा है, मैग्नेट, द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें हम आज की डेट में क्या कहते हैं? मैग्नेट्स। हालांकि आयरन के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट हम उन्हें मैग्नेट कहते हैं। यानी कि और भी मेटल्स हैं, आप यहाँ पे फंस मत जाना कि सिंपली आयरन, और भी मेटल हैं जिन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर समय आगे बढ़ा, लोगों ने कलाकारी सीखी, जहाँ एक तरफ जयदीप हमें मैग्नेट एज इट इज़ ही डिस्कवर हो गया, हमें मैग्नेट डिस्कवर हो गया, हमें ये भी डिस्कवर हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हम आयरन को मैग्नेट के संपर्क में ला करके भी मैग्नेटाइट की कैरेक्टर्स में बदल सकते हैं, यानी कि मैग्नेट के कैरेक्टर में बदल सकते हैं। तो आयरन की बार को मैग्नेट बार के संपर्क में ला करके हम उसे भी मैग्नेट जैसा बना सकते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट का कंसेप्ट भी डेवलप हो गया। कौन सा कंसेप्ट डेवलप हो गया? आर्टिफिशियल। तो आज की डेट में आपके पास नेचुरली अकरिंग मैग्नेट भी होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों हैं। हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की विधि भी आपको सिखाएंगे, घर जाकर के मैग्नेट बना लेना, ठीक है? फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। इतनी बात स्पष्ट हो गई? तो यहाँ से इसकी इतिहास की कहानी सिंपली इतनी क्लियर होती है कि मैग्नेट या तो एक ख़ास तरह का रॉक है जो कि अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है किसी को, और या फिर आयरन है जिसमें आप मैग्नेट को उसके साथ जोड़ करके उसमें इस तरह की अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करा देते हैं। तो एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। मैग्नेट अलग अलग शेप में आपको मिलता है, वो जब आप आगे की किताबों में देखेंगे या इस किताब में भी आपको मिल जाएगा। बार की फॉर्म में भी आपको दिखता है, और जो ऐसे करके बना देते हैं, बार बनानी आती होगी आपको, ओके? बार की फॉर्म में मिलता है। हॉर्स शू,
घोड़े की जो नाल रहती है, घोड़े का जो पैर रहता है, पंजा, उसकी शेप में भी मिलता है। ओके, सिलेंड्रिकल शेप में भी मिलते हैं। तो बार है, हॉर्स शू है, सिलेंड्रिकल है, इस तरह की शेप्स में आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। डिस्कवरी के माध्यम से इसकी कहानी इतनी सी थी, बाकी कहानियाँ आगे आगे बाकी टॉपिक के बारे समझ आएंगी, ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं। आगे है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। अब हुआ ये कि सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको ये कहा कि आप जब उस कूड़े के ढेर में चीज़ें ढूंढने के लिए निकले, जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास एक ये स्टिक है और इस स्टिक के तहत आपने मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैग्नेट ऐड की हुई हैं। इसी तरह से की जाती है ना, आपने सर्कुलर शेप में मैग्नेट हैं, गोल शेप में, और 1 2 3 4 5 मैग्नेट उसके साथ लगाए हैं। तो जैसे ही आप उस कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे हैं तो फिर उसमें से आपको जितनी भी आयरन रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारी आपके मैग्नेट के साथ आकर के चिपक रही। बट आपने ऐसा देखा कि वहाँ पर बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी, प्लास्टिक की, कांच की बोतलें पड़ी हुई थी, बहुत सारी थर्मोकॉल का मटेरियल जिसे कि हम डिस्पोजेबल कहते हैं वो पड़ा हुआ था, पेपर पड़ा हुआ था, बहुत सारे वुड ब्लॉक्स पड़े हुए थे। और आपने देखा कि वहाँ पर बहुत से अदर मेटल्स जैसे कि कॉपर है, स्टेनलेस स्टील है, इस तरह की चीज़ें भी पड़ी थी। तो वो सब इस जो छड़ी है इसके साथ आकर के चिपक नहीं रहे थे। तो मुद्दा ये है कि चुंबक शब्द है हमारे देश में इसके लिए। चुंबक जो चिपका लेता है, चुंबक कर लेता है, वो चुंबक है। ओके, जिसमें चुंबकीय बल है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मैग्नेट के अंदर अट्रैक्ट करने की एक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के अंदर अट्रैक्ट करने की क्या है, एक फोर्स है। इसी के वाया तो जो चीज़ उसके सीधे संपर्क में नहीं है फिर भी ये कीला अगर है तो उसके पास अट्रैक्ट होकर के आ जा रहा है। तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो इसके बीच में यहाँ पर थी जिसने उसे अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर। ओके, और ये भी क्लियर हो गया कि मैग्नेट कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को ही अट्रैक्ट करता है, हर चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। जैसे कि वुड मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगी कि नहीं, नहीं। जैसे कि ग्लास जो कांच का ग्लास है वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं, नहीं। जैसे कि पेपर अट्रैक्ट होगा कि नहीं, नहीं। जैसे कि थर्मोकोल अट्रैक्ट हुआ, नहीं। और इसके अलावा प्लास्टिक की बॉटल्स अट्रैक्ट हुई, नहीं। ये तो चीज़ें नॉन मेटेलिक हो गई। जैसे कि कोल, नहीं। तो ये कोल मिनरल में आता है बट नॉन मेटेलिक है, तो मिनरल में होते हुए नॉन मेटेलिक है इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो, नॉन मेटेलिक है लेकिन है मिनरल बट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ये चीज़ें वुड हैं, ग्लास हैं, पेपर हैं, थर्मोकॉल हैं, प्लास्टिक हैं, ये कोई ऐसी मिनरल आइटम्स नहीं है। हाँ, ग्लास को आप कह सकते हैं सैंड से बनता है तो मिनरल है, बट अमूमन हम देखते हैं ये मिनरल आइटम नहीं है। तो ये मिनरल आइटम्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये है भी सारी नॉन मेटेलिक, तो ये भी अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। कोल मिनरल होते हुए भी नॉन मेटेलिक था तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। कुछ आइटम मेटेलिक भी हो जाएं तो अट्रैक्ट नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कॉपर तो मेटल है ना, मिनरल है, मेटल है, अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील मिनरल है, मेटल है, अट्रैक्ट हो रही है, नहीं, नहीं अट्रैक्ट हो रही। यहीं से देखें तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हैं जो अट्रैक्ट हुई। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंटली जो अट्रैक्ट हो रहा है, जिसको हम ग्रांटेड ही लेके चलते हैं कि मैग्नेट है तो ये अट्रैक्ट होगा, इट इज़ द आयरन। बिग यस, ये अट्रैक्ट होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो निकल है, अट्रैक्ट होता है। जैसे कि कोबाल्ट है, अट्रैक्ट होता है। तो निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सारे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये मेटल हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि मेटल और नॉन मेटल में से कौन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, मेटल। मेटल और नॉन मेटल में से कौन अट्रैक्ट होता है, मेटल। मेटल में भी हाईली ज़्यादातर और अमूमन ही कौन अट्रैक्ट होता है, फेरस मेटल्स, फेरस मेटल्स। ओके, फेरस लोहे को दिया जाने वाला एक वैज्ञानिक नाम है। तो फेरस मेटल्स अट्रैक्ट होते हैं। आई बात समझ में।
तो ये क्लियर हो गया कि आयरन अट्रैक्ट हो रहा है, निकल अट्रैक्ट हो रहा है, कोबाल्ट अट्रैक्ट हो रहा है, बट वहीं कॉपर अट्रैक्ट नहीं हुआ था, हालांकि ये मेटल ही था। नॉन मेटल तो होंगे ही नहीं अट्रैक्ट, मेटल अट्रैक्ट होगा। मेटल में भी फेरस मेटल्स हो रहे हैं जिसमें कि आयरन हो रहा है, निकल हो रहा है, कोबाल्ट हो रहा है, इस तरह के मेटल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी चला, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो भी मटीरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा वो मटीरियल मैग्नेटिक हुआ, जो मटीरियल भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है वो मटीरियल क्या होगा जयदीप? नॉन मैग्नेटिक। वेरी गुड। जैसे कि वुड क्या है, प्लास्टिक क्या है, कोबाल्ट क्या है, प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक क्यों है? ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ओके। और कोबाल्ट क्यों है मैग्नेटिक? वेरी गुड बॉय, इतनी बात समझ में आ गई? ये कहानी सिद्ध, इसमें कोई डाउट किसी को? तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कुछ मटेरियल मैग्नेटिक हैं, कुछ मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ही गोल्ड की कोई रिंग पहनी हुई है, अब ये है तो एक तरह का मेटल ही है ना, इसके पास आप चुंबक को लेकर के आए तो ये फिर भी उसके साथ जुड़ नहीं रहा, ये फिर भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर यही कहेंगे कि ये नॉन मैग्नेटिक मेटल है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके। इस तरह के वर्ड आने वाले समय में बहुत अच्छे से आएंगे, इसलिए मैं डिटेल में इन पे एम्फेसाइज बार बार कर रहा हूँ। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मेटल, मैग्नेटिक मेटल, मैग्नेटिक मटेरियल, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। मैग्नेटिक मिनरल्स, मैग्नेटिक रॉक्स, ऐसे शब्द भी आएंगे। तो मैग्नेटिक रॉक्स जैसे कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक रॉक्स जैसे कि मैग्नेटाइट, मैंने उसमें बताया उसमें आयरन का कंटेंट होता है, आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई डाउट? तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे इस प्लेनेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये क्या कंसेप्ट है? ये पिछले ही कंसेप्ट से निकल करके आता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने एक मैग्नेट बार लिया, जब आपने उस मैग्नेट बार को यूज़ करना शुरू किया कि आपके सामने बहुत सारी सैंड बिखरी हुई है और उस सैंड में से आपने उस चुंबक को निकाला, उस मैग्नेटिक बार को निकाला, तो आपने देखा कि कुछ सैंड उसके साथ भी चिपक गई। आपने उस सैंड को झाड़ दिया, अब सैंड उसके साथ चिपक गई तो आप इस गलतफहमी में आ गए कि सैंड शायद मैग्नेटिक मटेरियल है, रेत और मिट्टी शायद मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सॉइल में या उस सैंड में हो सकता है आयरन फिलिंग्स हों। क्या हो? आयरन फिलिंग्स हों, यानी कि आयरन मटेरियल हो, आयरन एलिमेंट्स हों जो उस सैंड में और उस सॉइल में थे, अंततः चिपके वो हैं मैग्नेट के साथ। जब आप सैंड को झाड़ देंगे, उतार देंगे, तो आपको वो एलिमेंट चिपके हुए दिख जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसी रूप में जब आप यूज़ कर रहे हैं इस मैग्नेट बार को, उन आयरन फिलिंग्स को या फिर नेल्स को, कीलों को या फिर आयरन पिन्स को इस मैग्नेट के साथ चिपकाने के लिए, तो आप एक चीज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे मैग्नेटिक पिन आयरन पिन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे, ये सारे पड़े हुए हैं। जब आप इस मैग्नेट बार को इसके पास लेकर के आएंगे, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इनका मेजॉरिटी ऑफ कंसंट्रेशन इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो उस मैग्नेट बार के दो एंड्स हैं वहाँ पर ही आकर के मेजॉरिटी ऑफ द आयरन नेल्स या आयरन फिलिंग्स या आयरन पिन्स आकर के चिपकेंगे। आई बात समझ में? इन द मिडल ऑफ द बार बहुत रेयर होगा, एंड्स ऑफ द बार ही फुली फिल्ड हो जाएंगे उन आयरन नेल्स से, ओके। ये आपको ऑलवेज नोटिस होगा। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेट है उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है? उस मैग्नेट बार के एंड्स पे। जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है ये उस मैग्नेट बार के एंड्स पे मैक्सिमम होती है। यानी कि इस स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अगर इस तरह से लिखना चाहूँ
कि जो उसकी मैग्नेटिक पावर है या जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कहाँ होगी, वो मैग्नेट बार के एंड्स पे मैक्सिमम होगी। और जो आयरन फीलिंग्स है या जो आयरन पे नेल्स है, आयरन पिन्स हैं, वो मेजॉरली कहाँ पर आकर के स्टिक कर जाएंगे, कहाँ पर आकर के चिपक जाएंगे, एंड्स पे। आई बात समझ में। हालांकि जब एक बार आपने इनको चिपकवा लिया यहाँ पर, आप इन्हें जब छुड़वा देंगे यहाँ पर, फिर से वहाँ रखेंगे और फिर इन्हें चिपकवाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है इनकी इस सेटिंग में आपको कुछ परिवर्तन, एंड पे ही आके चिपकेंगे लेकिन सेटिंग में परिवर्तन आए, सेटिंग में परिवर्तन आए। वो आने वाले चैप्टर्स की कहानी है, आप मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इस तरह से फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, तो मैं अनड्यू कंटेंट इसमें नहीं डाल रहा, लेकिन ये है कि हो सकता है इनके चिपकने के जो पैटर्न में एक परिवर्तन आए, चिपकेंगे उसी एंड पर आकर के, क्योंकि एक बार मैग्नेट से चिपकने की वजह से इनमें भी कुछ मैग्नेटिक कंटेंट आ गया है ना। जब ये कील आकर के मैग्नेट के साथ चिपके हैं तो कुछ मैग्नेटिक क्वालिटी इनमें भी है। तो कई बार आप देखेंगे भी कि कुछ कीलों में मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया होता है, इसलिए ये आसान होता है कि जब ड्रिल मशीन लगानी होती है वो कील ड्रिल मशीन के आगे थोड़ा चिपका रहता है। जब आप ड्रिल मशीन डाल रहे हैं, अपने मुंह में आपने कील रखे हैं, निकाले, पेच जिसे हम कहते हैं निकाले, ड्रिल मशीन के आगे वो थोड़ा सेटल हो गया और आप देख रहे हैं कि ड्रिल मशीन हॉरिजॉन्टल पकड़ी हुई है, गिर क्यों नहीं रहा है, वो सेट है। थोड़ा सा मैग्नेटिज्म है उन कीलों में, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म डाला हुआ है। और ड्रिल मशीन क्योंकि लोहे की पिन लगी है आगे ड्रिल, तो ड्रिल कटर जो है, तो इसलिए वो उसके साथ हल्का सा चिपक रहा है, लेकिन बहुत माइनर लेवल की मैग्नेटिज्म इंड्यूस की हुई है उसमें। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि आयरन में मैग्नेटिज्म आ सकता है, अगर हम मैग्नेट बार को आयरन के साथ ट्रीट करें तो आयरन में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है। ओके, तो इसी तरह से उन कीलों में भी आ गया। अब मुद्दा ये है कि जब ये कील आकर के चिपटे तो कुछ मैग्नेटिज्म हो सकता है इनमें भी आ गया हो, दोबारा चिपटने के पैटर्न में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि चिपकेंगे हमेशा आकर के एंड्स पे ही, मेजॉरिटी ये एंड्स पर ही अट्रैक्ट होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड्स पर रहता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं अट्रैक्शन को देखने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को देखने के लिए। बुक में एक एक्सपेरिमेंट ये भी बताया गया है कि सपोज़ कीजिए कि आपने एक ग्लास यहाँ पर टैग किया हुआ है, ये ग्लास है, वुड ब्लॉक के साथ लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपने पेपर रख दिया है, यहाँ पर उसके बॉटम पे आपने बड़ा सा मैग्नेट रख दिया है, और ये जो होल्डर है इसके फ्लोर पर आपने एक नीडल को एक धागे से बांध के रख दिया है। जैसे ही ये जो ग्लास के नीचे ये नीडल आएगी तो ये बिना किसी संपर्क के भी हवा में झूल जाएगी, हवा में झूल जाएगी, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई ना, ये उसकी तरफ चली गई। आई बात समझ में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये ग्रेविटी को डिफाई करते हुए उसके एंटी चली गई। तो एक अट्रैक्शन ग्रेविटी की है जो हमें अपनी और पृथ्वी की ओर खींचती है, एक अट्रैक्शन ये भी है कि जो आपको एंटी ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे चुंबक के माध्यम से हम चीज़ें नीचे से ऊपर खींच सकते हैं, दूर से अपने आप खींच सकते हैं। धूम मूवी में ऋतिक रोशन ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार करता है ना, और इस तरह से उसने और मूवीज़ में भी तैयार किए, जैसे कि अभी वॉर मूवी में भी वो एयरक्राफ्ट के साथ चिपका रहता है हवा में, वो कुछ मैग्नेट्स ऐसे रेडी करता है जिससे वो एयरक्राफ्ट के साथ चिपक करके आगे आगे जा सके। लेकिन अब ये तो फिल्मों वाले ही जानते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट का इतना प्रेशर हवा का, उसकी बाहों में इतनी जो मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे एयरक्राफ्ट के साथ जोड़े रखा है हवा में, उसे ही वो उखाड़ भी ले रहा है हवा में और फिर चिपटा दे रहा है। कौन सी बाहें लेके पैदा हुए तो ईश्वर ही जानता है। आई बात समझ में। तो विज्ञान इतना बावरा नहीं होता जितना मूवीज़ में दिखा दिया जाता है। मूवी में विज्ञान को बावरेपन से दिखाया जाता है, ये बावरापंथी अच्छी नहीं। जिस मैग्नेट में इतनी ताकत है कि वह तुम्हें हवा में उड़ाए हुए को भी एयरक्राफ्ट से जोड़ा हुआ है, तुम ही उसे कैसे उखाड़ करके दूसरी जगह चिपका रहे हो भाई, इतना बल तुम्हें नहीं हटा पाया तो तुम कैसे उठा लोगे, ये एक बड़ी चीज़ है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। और वही ऋतिक फिर प्लेन में एक आदमी से पिट भी रहा है। यदि तो तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है, फिर तो तुम हाथों में ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे कर दो बस किसी को भी। जैसे भीम, पुराने नाटक फिर सही थे, भीम अगर दिखाया तो दिखाया, जब फिर डाल के पेड़ उखाड़ना तो उखाड़ दिया, फिर कहते कोई चक्कर नहीं, मिट्टी उठा के फेंकना है तो कई हज़ार किलोमीटर जाती है। अब यहाँ पे उल्टा, अभी वो प्लेन में चुंबक ऐसे ऐसे कर रहा है, अंदर आके एक आदमी से पीट भी रहा है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। हमने देखा कि जो मैग्नेट का जो मैग्नेट बार के एंड्स थे, यहाँ पर सबसे अधिक स्ट्रेंथ था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा, मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा अधिक हमने यहाँ पर फील किया। तो एंड्स की कुछ तो क्वालिटी होगी, तो मतलब कि आगे वाली क्लासेस में देखेंगे तो मैग्नेटिज्म का कुछ फ्लो भी रहा होगा, यानी कि वो जो मैग्नेटिक
फ्लो है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसका कोई सिस्टम रहा होगा। इसी की वजह से तो इन दो एंड्स पर आकर के कंसंट्रेट हो रही है ना ज़्यादा पावर। पावर का कंसंट्रेट होने का कोई रीज़न रहा होगा, दैट इज़ द रीज़न। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का और कहाँ पर कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव दैट इज़ द नेगेटिव साइन, पॉजिटिव दैट इज़ द पॉजिटिव साइन। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर दो एंड्स पर आकर के सब कुछ ज़्यादा चिपट रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ यहाँ पर है, तो कोई फ्लो तो जरूर रहा होगा, जैसा मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास भी किया है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी के भी दो एंड हैं, हमारी पृथ्वी के भी दो एंड इसी तरह से हमने बना रखे हैं। अगर देखा जाए थोड़ी चपटी है, यहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी कोई चीज़ों का सृजन हो रहा है और वो वहाँ पर आकर के कंसंट्रेट हो रही है। आई बात समझ में? वो ज्योग्राफी के लेक्चर्स में भी है, फिजिक्स में नीड हुई तो हम आगे आकर के भी करेंगे। तो हम ये देखेंगे ऑलवेज कि जब भी हम इस मैग्नेट को हवा में एक धागे के साथ सस्पेंड करते हैं, जब भी इसको मैं हवा में सस्पेंड करता हूँ और कितना भी घुमा दूँ, मैंने ऐसे घुमा दिया, घूम रहा है, हर बार ये एक पोजीशन ले जाता है, ऐसे हिल के ऐसे हो जाता है, ऐसे। फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं, मैं इसे फिर सेट करूँगा, मैंने इसे ऐसा कर दिया, ये फिर घूम के वहीं आ गया। मैंने इसे कितना एंटी डायरेक्शन में घुमा दिया, ये फिर वही पोजीशन ले जाएगा। इससे हमें पता लगा कि मैग्नेट नेचुरली अगर सस्पेंडेड है हवा में, जैसे आप सस्पेंडेड भी कह सकते हैं हवा में एक थ्रेड के साथ, तो वो अपने आप को एक पोजीशन पे अलाइन करता है, अपने आप को पोजीशन पे बैलेंस करता है। ओके, और ये पोजीशन आपको, जब आप पृथ्वी पर खड़ी हैं तो आपको दो दिशाओं की तरफ इंगित करती है। किस तरफ इंगित करती है? अगर आप सूर्य की ओर मुख करके खड़ी हैं तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व से उदय होकर के पश्चिम में डूबता है। तो जब मैं सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा हूँ, इस तरफ मेरा पूर्व है, तो मेरे दाहिनी तरफ, मेरे लेफ्ट साइड पर उत्तर दिशा है। मेरे दाहिनी तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। आई बात समझ में? अगर सन इधर से राइज होता है तो मेरी मेरी बाहिनी तरफ, मैंने बाहिनी बोला था ना पहले, मेरी लेफ्ट साइड पर, दाहिनी बाहिनी, इट इज द लेफ्ट। ओके, अगर सूर्य पूर्व से उग रहा है, सनराइजेज इन द ईस्ट, तो मेरी बाईं ओर, मेरी बाहिनी दिशा में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ है, उत्तर दिशा। और उत्तर के विपरीत, अब सूर्य की जरूरत ही नहीं, उत्तर के विपरीत जो है वो दक्षिण है। नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट कौन है? साउथ। ओके, तो मैंने यहीं पे खड़े होकर के इस मैग्नेट को एक थ्रेड से सस्पेंड किया और मैं सूरज को देख रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने मैग्नेट है बार के रूप में और मैं सूरज की ओर देख रहा हूँ। तो मैंने देखा मैग्नेट बार का एक पॉइंट इस तरफ है और एक एंड इस तरफ है, इसका एक एंड इस तरफ है, एक एंड इस तरफ है। और सूरज की ओर अगर मैं मुख करके खड़ा हूँ तो मेरी बाईं ओर नॉर्थ है और उसके ऑपोजिट मेरी दाईं ओर दक्षिण है, मेरी राइट साइड पे साउथ है। एक बार मैंने ये देखा, मैंने कई बार इसको हिलाया, ये फिर वहीं आ जाता है। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे सामने जब सूरज था तो मेरे इस तरफ नॉर्थ था, तो मैंने क्या किया कि मैग्नेट के एक एंड को रेड कलर कर दिया, सिंपली रेड कलर कर दिया। और मैं दूर चला गया एक रैंडम जगह पे, थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर मैं दूर चला गया मोटरसाइकिल से। ओके, और वहाँ पर जाकर के मैंने ऑब्जर्व किया कि सन कैसे, कहाँ से, किस दिशा से राइज़ हो रहा है। तो वहाँ पर मेरी लोकेशन चेंज हुई है, तो मैंने देखा कि सन इस दिशा से राइज़ हो रहा है। अब पहले सन ऐसे राइज़ हो रहा था ना, ईस्ट इधर था, अब मेरे इधर ईस्ट आ गया। अब मैं सन की तरफ मुँह करके फिर उस मैग्नेट बार को लेके खड़ा हो गया हूँ, तो मैंने देखा उसका जो रेड रीजन था, जो मैंने रेड कर दिया था, वो फिर नॉर्थ की तरफ ही है। तो एक एंड उसका नॉर्थ की तरफ है, रेड वाला, क्योंकि अब नॉर्थ इधर आ गया ना, और उसका दूसरा एंड तो ऑपोजिट नेचुरली साउथ की तरफ ही होगा। फिर मैंने इसे अपनी घर की छत पे जाकर के परफॉर्म करना चाहा। मेरे छत जो था वो एक तरह से नॉर्थ फेसिंग आप कह लीजिए, मेरा घर जो था वो नॉर्थ फेसिंग घर के तौर पर था। आई बात समझ में? जब मैंने नॉर्थ फेसिंग अपने घर में जाकर के